तो देश का आम बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश होने वाला है। बजट को लेकर देशवासियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। 2026 का यूनियन बजट इस बार रविवार 1 फरवरी को आने वाला है। वहीं बजट का बाजार पर काफी प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज ने तय किया है कि रविवार को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा और आम दिनों के जैसे ही कारोबार चलेगा। वहीं यह बजट आम आदमी के लिए क्या राहत वाला होगा या फिर नहीं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी ने बात की है अर्थशास्त्री संजय गुप्ता से। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, लेकिन आखिर सवाल यह है कि आम आदमी से लेकर उद्योगों तक क्या कुछ खास मिलने वाला है। हमारे साथ अर्थशास्त्री है संजय गुप्ता जी, उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, 1 फरवरी को बजट पेश होगा, लेकिन सवाल यही कि इस बार का बजट कितना खास रह सकता है। देखिए साहब, इस बार का बजट अपने आप में बहुत यूनिक होने वाला है। इसका 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है, वो न्यू एक्ट 2025 जो है वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, जिसके बारे में सरकार ने उसे नोटिफाई भी कर दिया था। तो इनकम टैक्स के अंदर जो भी चेंजेस थे वो ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन इस एक्ट के बावजूद जो है सरकार से लगातार ये गुजारिश रही है कि एक सैलरीड पर्सन्स के पास जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 पे कैप्ड है न्यू रिजाइम के अंदर। तो अब उस 75,000 को 2024 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है थोड़ी दरियादिली दिखाएं और इसके अंदर इस लिमिट को 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास जो है अगर वो इसे कर देती हैं तो एक रियल रिलीफ जो है, एक जो मार्केट ड्रिवन या इन्फ्लेशन ड्रिवन रिलीफ है, वो एक सैलरीड पर्सन के पास पहुंचता है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि सरकार ने लगातार इनकम टैक्स के अंदर न्यू रिजाइम को पुश किया है। अभी रिसेंट खबर ये आई है कि करीब लास्ट ईयर की 75 से 80% के आसपास जो रिटर्न्स है वो न्यू रिजाइम में लोगों ने सबमिट कराई हैं, जो कि एक गुड साइन है कि हम इस रिजाइम से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए कि उस रिजाइम के अंदर हमने महसूस किया कि जो मेडिकल कॉस्ट है वो ऑफ लेट इतनी बढ़ गई है कि एवरी ईयर हमें 10% का इंक्रीज गवर्नमेंट ने ही उन्हें दे दिया है कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ाने का। जो मेडिक्लेम की पॉलिसीज जो है, इतना महंगा होता जा रहा है इलाज कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। अब न्यू रिजाइम के अंदर जो 80D की जो एग्जेम्पशन है मेडिकल इंश्योरेंस की, वो अवेलेबल नहीं है। हमारी पिछले 2 सालों से लगातार सरकार से गुजारिश रही है, इस बार भी दोबारा से गुजारिश करेंगे कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी एक रिबेट जो है वो न्यू रिजाइम के अंदर भी प्रोवाइड करेंगी, ताकि पूरी आम आदमी जो है उसके ऊपर उन्हें एक रियल रिलीफ मिल सके। आप ये देखो साहब, अगर आपको जरा सा भी कुछ फैमिली के अंदर मेडिकल हिस्ट्री हो जाती है तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के बिल ऐसे बनने लगे हैं कि अनबियरेबल हो जाती हैं कई बार कॉस्ट। 2 मेजर इश्यूज जो हैं ये इनकम टैक्स के अंदर, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान जरूर देगी। दूसरा, इस बार क्या टैक्स बढ़ेगा, टैक्स घटेगा, लेकिन हमें घटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद सरकार कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाने की सोच सकती है। उसका एक कारण मुझे ये लगता है कि जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो कई इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा आया है, जिसके अंदर खास तौर पे टेक्सटाइल्स हैं, एपेरल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, MSME के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट काफी हद तक मौजूद हुआ है। तो जो इम्पैक्ट है कि शायद हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वित्त मंत्री जी इन सेक्टर्स को एक रियल रिलीफ जो है वो बजट के अंदर प्रोवाइड करें, ताकि जो टैरिफ से नुकसान हुआ है उसकी एक भरपाई जो है ये इंडस्ट्री देख सके। ये इंडस्ट्री इटसेल्फ, आप ये देखिए कि लेबर ड्रिवन है और इसके अंदर बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहती है, चाहे लुधियाना हो, तिरपुर हो या और सेंटर्स हो जो बहुत बुरी तरह से इससे इफेक्टेड हैं। अब एक चीज आप ये कहेंगे कि रिलीफ क्या मिलेगा, मुझे किसी भी रिलीफ की और उम्मीद नहीं लग रही है कि वो कोई टैक्स का रेट कम करेंगे या किसी टैक्सेशन के अंदर कोई फर्दर रिलीफ आएगा। मुझे ये उम्मीद ये लगती है कि अगर वित्त मंत्री जी MSME के अंदर कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो एक रियल रिलीफ जो है इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर वो दे सकते हैं, जबकि और कोई विशेष उम्मीद मुझे नहीं लग रही है कि वो MSME की तरफ कोई छूट आने की संभावना है। सिर्फ सरकार के पास जो बेसिक फायदा है वो ये है कि इस बार जो फर्स्ट अभी एस्टिमेट्स आए हैं उसके अंदर जो GDP का ग्रोथ रेट है वो 25-26 के लिए 7.4 पे
सरकार ने एस्टिमेट किया है, जो बड़ा हेल्दी साइन है। लास्ट ईयर ये एस्टिमेशन जो है 6.5 का था। तो सरकार के पास एक इम्पेटस है कि लगातार कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। अब जो मुझे इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स जो लगती हैं वो लगती हैं कि इस बार हमने ये पढ़ा है कि काफी सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनके अंदर की पैसा यूटिलाइज ही नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट के अंदर अपनी स्कीम्स अनाउंस करी और अमाउंट अनस्पेंट रह गया, और अनस्पेंट भी जो है करीब करीब शायद 75,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के आसपास जो है दिसंबर तक की पोजीशन आ रखी थी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर पब्लिश हुई है लगातार। अब उन पैसे का कैसे वो सरकार मैनेज करेगी, वो पैसा कहाँ जाएगा? हमें देखिए ना, अगर हम लगातार नई स्कीम्स अनाउंस कर दें और वो फंड्स यूटिलाइज ही नहीं हो पाए तो उसका कोई बेनिफिट मुझे पर्सनली महसूस नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर उसका कोई फायदा नहीं आ रहा है। सेकेंडली, जो एक सरकार की कमर कसने की जरूरत है वो जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप ये देखिए कि आज एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, उन एसेट्स की क्वालिटी जो है, आप हाईवे पे भी जाएं तो जगह जगह जो है प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं। एनएचआई की भी कंडीशंस ही है कि आपकी रोड्स बन रही हैं, बनने के बाद 1 महीने के अंदर वो रोड्स जो है उन पे नुकसान हो रहा है। तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जो एसेट्स क्रिएट हुई हैं वो सब स्टैंडर्ड लग रहा है कि क्रिएट हो गई हैं। जरूरत है कि इसकी तरफ सरकार अपनी कमर कसे और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि एसेट्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो, क्योंकि ये जो भी पैसा है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, जिसके अंदर एक वारंटी है कि चाहे वो बिल्डर के ऊपर वारंटी रहनी चाहिए कि आप जो भी एसेट तैयार करें वो कम से कम ऐसा हो कि हमारा देश का रुपया खराब ना हो। सर, एक आदमी बहुत रोज वाहनों से अपने घर जाता है। सवाल ये है कि कोशिश होती है गैसों पे बहुत फर्क मिल जाए, राहत मिल जाए, पेट्रोल पे मिल जाए, डीजल पे मिल जाए। क्या कुछ अंदेशा है कि इस पे भी कुछ मिल सकता है? सर, अभी रिसेंटली जो है कि अगर आप ये देखिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जीएसटी के परव्यू से बाहर थे। अभी तक हमारे जो रिफाइनरी हैं, खासतौर पे जैसे जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी हैं, यहाँ सब रिफाइनरी के अंदर जो रशियन क्रूड ऑयल था उसका इंपोर्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कि उनकी जो क्रूड की बास्केट थी जिसका रेट्स जो था कम आ रहा था, और उनको जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन था, जीआरएम कहलाते हैं वो कॉमन पार्ले के अंदर, वो उन्हें बेटर मिल पा रहा था और कंपिटेटिवनेस के अंदर कि वो प्रॉफिट्स को अर्न कर पा रहे थे। लेकिन अभी जैसे टैरिफ का एक नुकसान उस तरफ भी हुआ है कि रशिया से सरकार का जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है, तो उससे हमारी जो बास्केट है वो एकदम से इंक्रीज हुई है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हमारे पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट हैं आने वाले समय के अंदर महंगे हो सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री की अभी सरकार से गुजारिश रही है कि इस पूरे सेक्टर को एटलीस्ट डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। जीएसटी में लाने के बाद जो है इनपुट क्रेडिट का उन्हें बेनिफिट मिलना चालू होगा और कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को कम कर पाएंगे और अपने मार्जिन्स को सस्टेन कर पाएंगे। अब सरकार इतना बड़ा फैसला इस बजट में लेगी, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन होपफुली अगर ले ले तो इंडस्ट्री का भी बेनिफिट है और सेक्टर्स के अंदर हो सकता है कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट आ जाएगा। कर्ज बहुत बढ़ता जाता है, जो सरकारी कर्ज है उसको कम करने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जाती है? देखिए, अभी एट प्रेजेंट जो है हमारा जो जीडीपी रेशो में जो सरकार का कर्ज है वो 86% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि आईएमएफ की साइट कहती है। 86% अपने आप में काफी नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें हमारे लिए डबल लाइबिलिटी आती है। पहली लाइबिलिटी आती है कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो एवरी ईयर बढ़ती चली जाती है। सेकेंड लाइबिलिटी हमारे पास ये आती है कि उसके रीपेमेंट के लिए सरकार को एवरी ईयर जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ाने पड़ जाते हैं। अभी एक रीसेंट स्टडी में ये पढ़ रहा था कि सरकार की ये कोशिश है कि डाउन द लाइन 4 से 5 साल के अंदर इस जो डेट है इसे घटा के 56 या 55% के आसपास लाया जाए। लेकिन ये बड़ा नाकाफी रहेगा। अगर हमें इमीडिएटली जरूरत है कि हमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है उसको घटाना पड़ेगा। आप ये देखिए, अमेरिका के अंदर डॉज करके एक काफी समय पहले जब ट्रम्प साहब आए थे, उन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था एलन मस्क के अंदर, जिनकी कोशिश थी कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमीज हैं वो लाई जाएं, उनके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हटाए जाएं। शायद उनकी कोशिश से $1 ट्रिलियन के आसपास वो एक्सपेंडिचर घटाने में कामयाब भी रहे।
ऐसे ही डिपार्टमेंट की जरूरत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, आज देखिए गवर्नमेंट की इतनी लंबी ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उसके प्रोडक्टिविटी को जो है जज करने की जरूरत है कि अगर आप प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे तो आप टिकेंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो वहां भी जरूरत है कि जैसे हायर एंड फायर की पॉलिसी जो है वो भी लाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हटाएं। दूसरा जरूरत यह है कि हम रियलिस्टिक एस्टिमेट्स बना के जो भी एसेट क्रिएशन है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ना कि वो पैसा जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की तरफ जाए। एक कोई भी युवा होता है वो चाहता है कोई छोटा सा उद्योग शुरू करे और एमएसएमई के थ्रू, स्टार्टअप के थ्रू, तो इस बार क्या बजट के अंदर उनको कुछ उम्मीद मिलती नजर आ सकती है? हमारी सरकार का लगातार ये प्रयास रहता है कि एमएसएमई को सपोर्ट दी जाए। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो है बजट के बाद उन्होंने जो एमएसएमई के क्लासिफिकेशन है वो बढ़ा दी है। आज की डेट के अंदर कोई भी जो मीडियम एंटरप्राइज थी एमएसएमई के अंदर, वो सब स्मॉल और माइक्रो के अंदर क्लासिफाई हो चुके हैं। इसका एक ज्यादा बेनिफिट जो है उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। लेकिन अभी मैं एक रिसेंट स्टडी में एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री की साइट देख रहा था, करीब 7.5 करोड़ जो है अपने पास टोटल उद्यम रजिस्ट्रेशन थे। उन 7.5 करोड़ के अंदर 1,58,00,000 जो हैं वो ही खाली मैन्युफैक्चरिंग थे। ऐसा क्यों? मेजरली जो है ट्रेड गैप बहुत बड़ा है ये। एग्जैक्टली गवर्नमेंट का जो कोशिश थी वो ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उनके रजिस्ट्रेशंस जो है इसके अंदर बढ़ें और उनको फायदा मिले। अभी गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों से जो एमएसएमई को 45 दिन के अंदर जो पेमेंट का रूल लाए थे वो एमएसएमई को एक बेनिफिट देने के लिए लाए थे और जो लगातार कंटिन्यू हो रहा है। इसके साथ साथ स्टार्टअप के अंदर अगर आप देखना चालू करें तो स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के अंदर ना रजिस्ट्रेशन में एक डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी क्या है कि जो टैक्स रिबेट गवर्नमेंट ने दे रखी है कि जो एलिजिबिलिटी आती है जिसमें अंदर आपको 3 साल का जो है 100% प्रॉफिट का बैकअप मिल जाता है, तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि खाली 5% जो स्टार्टअप्स हैं हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड वो ही उसे अवेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। जब तक हम इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को कम नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप जो है उसको फायदे को नहीं ले पाएंगे। तो हमें जरूरत है कि हम उस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को ईज आउट करें और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को जो है हम एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर पाएं, तो इनको एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो फ्लो हो पाएगा सिस्टम के थ्रू। सरकार की जो मंशा है वो तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त बने हुए हैं कि उसका रियल बेनिफिट एक स्टार्टअप कम्युनिटी को नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ संजय गुप्ता जी थे और शास्त्री जी, इन्होंने बताया कि क्या कुछ खास इस बजट के अंदर रह सकता है, क्या रिबेट्स मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है, और 1 फरवरी को देखना रहेगा कि क्या कुछ हकीकत में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है केंद्रीय, उनकी तरफ से क्या कुछ मिलता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 न्यूज।